हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार सिंह आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूं आप सब लोग कुशल से होंगे, बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे होंगे और प्रेम से रह रहे होंगे। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आराम से बढ़िया से पढ़ाई करना है, दिमाग लगा करके पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। ज़्यादा अपना जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान रटने की चीज़ नहीं है, जीव विज्ञान समझने की चीज़ है। ठीक है, जितना बढ़िया आप समझेंगे, समझ लेंगे, वो जिंदगी भर याद रहेगा। रट्टा मारेंगे, कुछ देर बाद भूल जाएंगे जी पहले ये था या पहले वो था। समझ रहे हैं? चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। खुद समझेंगे, अगले को भी समझा सकते हैं। और ऐसा सब्जेक्ट है सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आपके जीवन में भी हज़ार जगहों पर ये काम आने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी बौद्धिक क्षमता पर और आपके कंसंट्रेशन पर। जितना ही एकाग्र होकर के मन से चीज़ों को आप पढ़ेंगे, उतना ही बढ़िया ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। तो एकाग्र होकर के मन से, समझ से चीज़ों को समझें। पेन पेपर बाहर रखें, सिर्फ चीज़ों को समझें, एक एक बात को ध्यान से समझें। वैसे भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग, हमें पता है आप लोग मन से पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए चीज़ों को। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। अब तक हमने जैव विकास, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जैव प्रक्रम, जैव विकास। हमारा विकास, मानव शरीर का विकास कैसे हुआ, मानव शरीर कैसे बना, कैसे मानव पोषण लेता है, कैसे शोषण करता है, कैसे पाचन करता है, कैसे संवहन करता है, कैसे उत्सर्जन करता है। खाना खा लिया, भोजन पचा लिया, ऊर्जा मिल गई, ताकत आ गई, उसके बाद सीख लिया कि ये हमें इन्फॉर्मेशन, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, हमारी बॉडी को सूचनाएं कैसे मिलती हैं, कि वातावरण हमें इफेक्ट कैसे करता है। किसी मच्छर ने काटा या कोई कांटा चुभा या कुछ भी हुआ तो हमें उसका पता कैसे चलता है, हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, हम चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे, चीज़ें सब कुछ कैसे बॉडी किसको आदेश करती है, कैसे माइंड पूरी बॉडी को चला रहा है। अग्र भाग का मस्तिष्क क्या करता है, मिड भाग का क्या करता है, पीछे भाग का मस्तिष्क किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब उसके बाद आदमी, घर वाले भी क्या कहते हैं, भाई बच्चा बड़ा हो गया है जी, अब जो है इसकी शादी वादी कर दो, अब तो अगली पीढ़ी को हमको देखना है। ठीक है, तो अगली पीढ़ी कैसे आती है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, हमारी अगली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है, प्रजनन कैसे होता है। आज का चैप्टर वही है कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में भ्रांतियां भी हैं, उन चीज़ों को क्लियर करें और एकदम समझते हुए चैप्टर को चलें। ठीक है, स्थिरता से चीज़ों को समझें, हर चीज़ समझ में आएगी। जो चीज़ें ना समझ में आए दोबारा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए जनन की प्रक्रिया क्या है। जनन की प्रक्रिया है कि अपने जैसा जीव उत्पन्न कर देना, यही है जनन। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई पेड़ है, पेड़ पर पत्तियां नई नहीं उगेंगी, नए फल नहीं उगेंगे, नए पत्ते नहीं आएंगे तो पुराने पत्ते कब तक रहेंगे? पुराने पत्ते एक बार आए वो झड़ गए, उसके बाद पेड़ एकदम सीधा खड़ा रहेगा, बदसूरत हो जाएगा, उसकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर नए पौधों को लाना है, तो नए पत्तियों को लाना है, तो वो किस तरह से आएंगे, वो समझने की क्रिया है जनन। ठीक है, अब अगर एक जीव ही उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसने अपने जैसा जीव उत्पन्न नहीं किया तो उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। आगे विकास कैसे होगा, लोग कैसे, वंश आगे कैसे बढ़ेगा भाई, उसके बारे में तो सोचा जाए। ठीक है, तो ये वंश बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये कैसे होती है, आज इसे हम पढ़ेंगे। तो जनन की प्रक्रिया क्या है कि खुद अपने जैसा जीव उत्पन्न करना ही जनन है। तो ये जीवों में भी होता है, पादपों में भी होता है। पहले पादपों का पढ़ते हैं, फिर जीवों में आते हैं। जैसे अब जनन कितने तरह का होता है वो देखते हैं अपन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए, ये आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, के अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं। जैसे होता नहीं कि आदमी बच्चे को ही देख करके बोलता है अच्छा ये तो पापा पे गया हुआ है, इसका पापा बड़ा बदमाश था, इसका बाप ये बेटा तेरे पे गया है। नहीं, इसमें मम्मी वाले गुण है, बड़ा शर्मीला है। कहां से बोलते हैं? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो माता पिता के ही लगभग गुणों को लेकर के पैदा होता है और कुछ गुण वो खुद अपने जीवन में अपनी समझ के साथ विकसित करता है।
ठीक है, तो बोलते हैं हाँ मम्मी पे गया, पापा पे गया है, तो वो क्या चीजें होती हैं, वो क्या समानताएं मिलती हैं, व्यक्ति के अंदर डीएनए होता है। इसको आगे के क्लासेस में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो ये डीएनए ही होता है जो व्यक्ति के गुणों को निर्धारित करता है कि व्यक्ति कैसा होगा। ठीक है, डीएनए जो है प्रकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में भिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान परंतु समरूप नहीं होती। विभिन्नता का महत्व, अब विभिन्नता सब एक जैसे हो जाएंगे जी, आप पहचान कैसे पाओगे? कभी होता है ना, जिनके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, गलती करे दूसरा पिट जाता है पहला, चक्कर होता है ना। इसलिए अगर सारे समरूप हो गए, पेड़ पालों में चल जाएगा, इंसान सारे समान हो गए, फिर क्या होगा? चोरी करेगा कोई और, पीटा जाएगा कोई और, जेल जाएगा कोई और। ठीक है, तो ये चीजें विभिन्नता का महत्व क्या है? लंबे समय तक प्रजाति स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाने रखने में उपयोगी होती हैं और जैव विकास का आधार ही विभिन्नता है। ये अगर विभिन्नता नहीं होगी तो जैव विकास कैसे होगा? जैसे आगे क्लास में आप पढ़ेंगे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उसमें क्या होगा कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब जो है नीचे की सूखा पड़ा, नीचे के पेड़ पौधे खत्म हो गए और खाली बड़े बड़े कांटेदार वृक्ष रहे जिनमें ऊपर पत्तियां लगी थी, जिराफों ने क्या किया? अपनी गर्दन को ऊंचा कर करके पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। तो फलस्वरूप क्या हो कि जिस अंग का विकास का उन्होंने ज्यादा उपयोग किया वो अंग अधिक विकसित हो गया, ऐसा लैमार्कवाद में कहा गया है। तो वो उनकी गर्दन बढ़ती 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 चली गई। तो वो जिन जिराफों ने, इसको बोलते हैं योग्यतम उत्तरजीविता, उन्होंने अपने बॉडी में कुछ ऐसा विकास कर दिया जिससे कि वो धरती पर जीवित रह सके। तो जैव विकास का प्रक्रम आएगा। फिलहाल आते हैं चैप्टर पर लौट के। तो ये विभिन्नता का महत्व, जैव विकास का ये आधार है। ठीक है, अब प्रजनन, हम लोग प्रजनन पढ़ रहे हैं। तो प्रजनन के प्रकार, ये प्रजनन के प्रकार ये दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक, एक लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन के लिए दो लोगों का होना आवश्यक नहीं है, एक ही जीव अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। खुद ही अपने जैसा एक और जीव उत्पन्न कर देना, उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, जैसे ये छोटे, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जैसे निम्न वर्ग के जीव छोटे छोटे जो एक सेल की कोशिका, जैसे अमीबा वगैरह आपने ले लिया, उनमें क्या होता है? एक सेकंड देख, अब एक छोटा सा प्राणी है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसका टाइम आ गया, इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया। धीरे 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 इसके सेल्स बढ़ेंगे, उसके बाद इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इसका दो भाग बट के आगे जाकर के ये दो भागों में बट गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हाँ एक गोल है दूसरा भी गोल होगा, समझना है कैसी भी हो सकती है। यहाँ इनका ये आपस में ये एक से दो हो गए। ठीक है, ये हो गया अलैंगिक प्रजनन। एक जीव ने खुद को डिवाइड करके, अपनी बॉडी को डिवाइड करके दो भागों में बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है अलैंगिक प्रजनन। ओके, अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है? दो एकल जीव, एक नर एक मादा, जब दो जीव मिलकर के एक नया जीव उत्पन्न करते हैं तो उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जिसमें एक ही जीव स्वयं टूट करके दो जीवों में विभक्त हो जाता है, एक जीव पैदा कर देता है, उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। और जिसमें दो जीव की जरूरत होती है, दो एकल जीव, एक कोष की जो जीव होते हैं, इन्होंने अगर एक नर एक मादा, इन लोगों ने मिलकर के अगर एक नया जीव उत्पन्न कर दिया तो उसको बोल देंगे लैंगिक प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट नर युग्मक मादा युग्मक इसमें बनते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ाते हैं आपको कैसे बनते हैं। नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीव के समान होता है, समरूप नहीं होता। उसमें जो जीव बनता है उसके जो गुण होते हैं वो समान तो होते हैं, लेकिन अपने पिता के बिल्कुल समरूप नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जैसा बाप हो उसी की शकल का बेटा भी हो, ये बाप बेटा ये दोनों जुड़वे वाली शकल वाले नहीं, शकल अलग होगी लेकिन गुण समान होंगे। ठीक है, ये लैंगिक प्रजनन का भाग है। प्रजाति में भिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। उच्च वर्गीय जीवों पाया जाता है, जैसे कि मानव अपन लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट अलैंगिक प्रजनन की विधियां। हाँ, अब अलैंगिक, अब इनको डिटेल में आते हैं। ठीक है, कि अब तक परिभाषा का पाठ था, अभी इनको डिटेल में देखते हैं कि अलैंगिक होता कैसे प्रजनन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसको बोलते हैं विखंडन। पहला है विखंडन। ठीक है, इसमें विखंडन में क्या क्या होता है
कि जब एक कोशिका एक या एक से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगी तो उसको बोल देंगे कि ये विखंडन हो गया है। इसने विखंडन करके अपने आप को 2 भागों में तोड़ करके 2 जीव बनाए, 3 भाग, 4 भाग, 10 भाग, 20 भाग बना करके इसने अपने आप को विखंडित कर करके एक जो है अपने जैसा जीव उत्पन्न कर दिया, इसको बोल देंगे विखंडन। ठीक है, विखंडन कितना तरह का होगा? पहला का है द्विखंडन, जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे कि अमीबा, जैसे हमने आपको आगे बताई दिया। अमीबा है, इसके जो है इसके साइटोप्लाज्म बढ़े, इसके सेल्स बढ़ी, उसके बाद इन्होंने बीच से अपने आप को डिवाइड कर दिया, इसका न्यूक्लियर भी 2 भागों में डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड होकर के इसने अपना 2 भाग बना लिया, यानी 2 अमीबा बन गए, दोनों फर्स्ट क्लास। अब देखिए दूसरा है, इसमें जो है विखंडन में 2 भाग है, एक का है द्विखंडन यानी 2 भाग में विभाजित करना। क्वेश्चन आ सकता है कि द्विखंडन विभाजन किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर लिखने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, लिखना अपनी भाषा में एग्जाम में कि द्विखंडन किसे कहते हैं। जब कोई जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने के लिए 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 जीव उत्पन्न कर लेता है, उसको बोलते हैं द्विखंडन। और यदि वो सेल या वो कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसको बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम। उसके बाद अगला है आपका खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का आपने देखा ना, ये है स्पाइरोगाइरा। इसने क्या किया, ये खुद अपने आप में एक जीव था स्पाइरोगाइरा। इसके साइटोप्लाज्म बढ़े, इसने अपने आप को स्ट्रेच किया और एक जगह से टूट करके इसने 2 भागों में अपने आप को विभाजित कर दिया और 2 नए नए स्पीसीज बन गए। ठीक है, ये होता है विखंडन, खंडन, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, छोटे छोटे जीवों में, निम्न स्तर के जीवों में ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे अब ये देखें प्लेनेरिया या हाइड्रा। अब देख रहे हैं ये हाइड्रा की एक प्रजाति, ये हाइड्रा है। ठीक है, अब हाइड्रा है, ये इतना बड़ा हाइड्रा यहां घूम रहा था। ठीक है, ये पूरा हाइड्रा है, इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर दिया। यहां डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद हर हाइड्रा में क्या इस तरह की इसके सिर बन गए। इसकी अब ये पूरा हाइड्रा था, ये इसकी पूरी बॉडी है, ये इसका सिर है, इसकी पूंछ है। 3 भागों में डिवाइड हुआ, इन तीनों भागों में इसका एक तरफ सिर, इस तरफ पूंछ, तीनों भागों में बन गए। अब यहां से उसके बाद इसके जो है यहां पर ये फ्लैजेलास निकल गए, यहां पर ये बन गया, सब में जो है फ्लैजेलास निकल गए। एक हाइड्रा 3-3 हाइड्रास में विभाजित हो गया। ठीक है, अब वो अकेला हाइड्रा नहीं था, जबकि 3-3 जीव बन गए। खुद तो वो खत्म हो गया, लेकिन अपने जाते जाते 3-3 जीव उत्पन्न कर दिए। ठीक है, ये था इनका ये था उनका पुनरुद्भवन। ठीक है, जब कोई जीव खुद अपनी बॉडी को कई पार्ट में विभाजित करके उतने ही जीव बना ले लेता है, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, यह आपका हो गया पुनरुद्भवन। ठीक है, आगे मुकुलन। मुकुलन ये होता है कि मुकुलन का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी है, बताते हैं आपको। मुकुलन में क्या होता है, अब एक जीव है। ठीक है, कोई भी मान लो ये जीव है, अब ये छोटा सा जीव है, इसमें क्या होगा, धीरे 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 यहां से एक छोटी सी, इसको बोलते हैं बडिंग, ये छोटा सा मुकुल, इसको बोलते हैं उभार। उभार स्वस्थ भाषा में समझे, उभार है, ये पहले उभार बनेगा, धीरे 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 ये उभार बढ़ता चला जाएगा। मान लो एक जीव है, ठीक है, धीरे धीरे ये उभार, ये इसका यहाँ एक पार्ट उभरा और ये बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते 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 जब ये इतना बड़ा हो गया तो इसको लगेगा, अरे बोलता है ना कि पापा अब तो मैं बड़ा हो गया, अकेला अब रह सकता हूँ, आपकी जरूरत हमारे को नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी बॉडी में विकास करेगा, एकदम पप्पा जैसा बनने की कोशिश करेगा। अब बोलते हैं पापा जी अब मेरा तो बांट दो भाई, अब मैं अकेला फिट हूं, अब मेरे को टेंशन नहीं है, आपके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपना घर आप संभाल लो, मैं तो वही चला। तो ये पप्पा जी से यहाँ से सीधे सीधे अलग हो जाता है, जा करके एक नया अपने आप को एक सेल्फ डिपेंड होकर के यहाँ जाकर अपना दूसरे शहर में अपना घर बसाता है, अपना जो है खर्चा पानी यहाँ से लेगा, पिताजी से नहीं लेगा। अब ये क्या हो गया, पिताजी इधर हो गया और बेटा यहाँ, यानी कि अब तक पिताजी अकेले थे, अब 2-2 लोग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से
इसको बोलते हैं आपका मुकुलन। जब एक छोटा सा उभार, यानी इस प्रक्रम में जीव के शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। जनक यानी कि पिता, फादर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगली प्रक्रिया पर चलते हैं भाई। आपकी अगली प्रक्रिया है, यह हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है, ठीक है। अगली प्रक्रिया है बीजाणु समासंघ। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। बीजाणु धानी का मतलब क्या होता है? बीजाणु कोष, ठीक है, वो छोटे छोटे जो है इस तरह की संरचना है, स्पोर्स, ये होती है बीजाणु धानु, बीजाणु धानी। ओके, ये इसको बोलते हैं बीजाणु धानी। अब ये इसका तना है, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या होता है, बीजाणु धानी बनी, इसमें छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं, यानी बीजाणु यानी बीज के अणु बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, इसी अंदर में परिपक्व होते, धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है, बड़े होने के बाद ये क्या करते हैं, जब लगता है कि हाँ परिपक्व हो गया और सही मौसम आ गया, जमीन की धरती की आर्द्रता बढ़िया है, मौसम बढ़िया है, फिर एक समय आने पर ये बीजाणु फट जाती है। इसमें से सारे जो बीजाणु हैं ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जितने बीजाणु धरती पर पड़े उतने पौधे, उतने जीव इसके बराबर के पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बीजाणु समासंघ, ठीक है। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं, बीजाणु गोल रचनाएं होती हैं। ये बीजाणु हैं जो छोटे छोटे निकल रहे हैं, ये बीजाणु धानी है, ठीक है। और ये मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। जो वृद्धि हो जाती है उसके बाद ये जमीन पे आकर के एक नया जीव उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके बीजाणु समासंघ। नेक्स्ट अगली प्रक्रिया है आपकी कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसके कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप खुद सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाती होंगी। आप अपने खुद के जीवन में आप देखते होंगे, भाई हम आप तो गांव से हैं बहुत सारे लोग, तो हमारे यहाँ आलू बोया जाता है, ठीक है। आलू क्या है? तना है। आलू तना है। आलू जो हम खाते हैं उसी आलू को अगर काट करके जमीन में उर्वरक के साथ बढ़िया से जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये आलू क्या करता है? एक पौधा बना देता है। हम लोग क्या करते हैं, गन्ने का रस पीते हैं ना, गन्ना लिया, गन्ने के तने को काट काट करके जमीन में गाड़ दिया गया और हर एक तना एक बढ़िया सा पौधा उत्पन्न कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन, ठीक है। टर्म्स को अच्छे से याद करें कि यहां तो समझ में आ गया कि हाँ जी कायिक प्रवर्धन, गन्ना हो गया जी, आलू हो गया, लेकिन इसको बोलते क्या है लास्ट टाइम पे ये भूल मत जाने, इसलिए इन चीजों को जो है हेडिंग्स को नोट कर लें कि ये कायिक प्रवर्धन ये होता है जो तने से या जड़ से खुद के पौधों की बॉडी से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाए, उसी को बोलेंगे कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अपनी भाषा में लिखें। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक विधियां, जड़ द्वारा, ठीक है, जड़ द्वारा जैसे डहलिया, शकरकंदी हो गया, तने द्वारा आलू है, अदरक है, ठीक है, इनके तने बोए जाते हैं। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बना देती हैं, ठीक है। कृत्रिम विधियां, ठीक है, रोपण करते हैं हम आम का, गुलाब का, चमेली का, इन सब का जो है कतरन वगैरह, कलम वगैरह करते हैं ना, कि गुलाब लिया, गुलाब के जो है तने को काट लिया, उसको कलम करके अच्छे से फिर लगा दिया तो नया गुलाब का पौधा उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये सारी कृत्रिम विधियां हैं, प्राकृतिक भी होती हैं, कृत्रिम भी होती हैं। अब आगे है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन में क्या होता है? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। उदाहरण आर्किक सजावटी पौधे, जैसे आपने देखा होगा ना, पौधे की प्रजाति तो जो होती है सो होती है नेचुरली, बट आर्टिफिशियली जो होता है इस तरह के पौधे बनाए जाते हैं जिनको हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होता है। आर्टिफिशियल पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो शाखा के सिरे की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें उठा लेते हैं और उन्हें उस पोषक माध्यम में रख देते हैं जिन पोषक माध्यम से वो बीजाणु पोषक पदार्थ लेकर के खुद का विकास करते हैं। और उसके बाद जिन माध्यम में, जिन हार्मोन से नया पौधा
उत्पन्न होता है, उन्हीं हार्मोन्स को दे करके उनसे, उन शाखाओं से, उन छोटी छोटी चीज़ों से, उन छोटी छोटी शाखाओं से नए नए पौधे का निर्माण होता है। बाद में उन्हीं को मिट्टी में लगा करके एक नया पौधा बना देता है जो सजावट के काम में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं? बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। सही है। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। ठीक है, अब ये सारी चीजें थी। ये अब तक क्या था आपका? ये था अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक ही पौधा, एक ही जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न कर देता था। ये था अलैंगिक। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका लैंगिक प्रजनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है भैया? जहां पर जो है अगला आपका हेडिंग है लैंगिक प्रजनन। इसको देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पीय पद, हाँ ठीक है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और नर एवं मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन, यानी नर मादा को जो युग्मक होते हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं उनके मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद संतति में और उनसे जो अगली संतति पैदा, जो संतान पैदा होती है, वो नर मादा दोनों से डिफरेंट होती है, विभिन्न होती है, भिन्न होती है। ठीक है, वो ना तो माँ जैसा होगा, ना बिल्कुल बाप जैसा होगा, दोनों का मिक्सअप रूप गुण उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो कोई बोलेगा हाँ जी थोड़ा सा मम्मी पे गया, थोड़ा सा पप्पा पे गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब पहले पौधों में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? फूल पौधों में, फूल जो है मेन, जो इनका लैंगिक जो है, जो पार्ट है पौधों का, है फूल है, उसी के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। पुष्प के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। कैसे होती हैं? फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर, पुंकेसर क्या चीज होती है भैया? देखें तो ऐसा ड्रॉ करते हैं। स्त्री केसर जो होता है कुछ इस परख नली नुमा होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ इसके अंदर बीजांड होते हैं। ठीक है, बीजाणु होते हैं। और जो आपका पुंकेसर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ होते हैं पराग कण। ठीक है, ये नलियां होती हैं। पुष्पों में होता क्या है कि पुष्प जो होते हैं उन पुष्पों में ये परागकण होते हैं। ठीक है, इन्हीं परागकणों में अपने जैसे जो है जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लेकिन ये लैंगिक जनन है। और ये है आपका पुंकेसर, ये है आपका स्त्री केसर, यानी मेल और फीमेल। ठीक है, आपका ये हो गया है पुंकेसर, ये हो गया आपका स्त्री केसर। ठीक है, अब यहां से परागकण चलेगा। अब ये माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से परागकण निकले फूल में। अब इसके तरफ ये, जैसे मान लो कोई फूल है, अब एक ही फूल है, जैसे मान लो हमने ले लिया आपका गुड़हल का फूल ले लिया, वहां पे फूल है। अब इसके तरफ ये फूल पूरा अच्छी तरह से आप बना दो यहाँ पे। ठीक है, इधर फूल, इधर इसे पंखुड़ियाँ हो गई, सब लगी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा, भाई बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं मैं, लेकिन चीजों को समझने की थोड़ा कोशिश करें आप। ठीक है, तो यहाँ पर परागकण है, यहाँ से परागकण उठे और परागकण पुंकेसर से उठ के स्त्री केसर पे यहाँ आएंगे। यहाँ पर इसकी जगह बन जाएगी, यहाँ आएंगे। उसके बाद ये नलियों, यहाँ एक नली होगी, नलियों से आते हुए ये यहाँ पर, अभी इसकी संरचना बताते हैं आपको, ये बीजांड से आके मिलेंगे। ठीक है, और परागकण जब स्त्री केसर पे पड़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक नए बीज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और वही बीज आगे चलकर अपना जैसा पौधा उत्पन्न करने की उस बीज में क्षमता होगी। ठीक है, तो ये होता है पुंकेसर, ये होता है स्त्री केसर, जो कि पुष्पों में पाया जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझाते हैं आपको। इसके बाद अब यहाँ फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। अब देखें फूल के प्रकार, कितने तरह के फूल होते हैं? उभयलिंगी पुष्प, एक कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कि उभयलिंगी होते हैं, एक ही में स्त्री केसर भी होगा, एक ही में पुंकेसर भी होगा। और कुछ होते हैं जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, जिनमें खाली स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। ठीक है, वह या तो नर होंगे या तो मादा होंगे।
कुछ ऐसे पुष्प जो कि नर मादा दोनों जननांग उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अब देखिए उभयलिंगी पुष्प में है, जिसके अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। जैसे सरसों हो गया और गुड़हल का पुष्प हो गया, ये उभयलिंगी होते हैं। और जो एक लिंगी पुष्प है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों में से एक ही जननांग उपस्थित होगा, वो होंगे आपका उदाहरण जैसे पपीता हो गया या तरबूज हो गया, ये एक लिंगी है। इनमें या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा एक पुष्प में। ठीक है, अब पुष्प की संरचना ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए बनाया गया है, ये आपका पूरा पुष्प हो गया। ठीक है, ये देखिए ये आपका स्त्री केसर हो गया, जैसा कि भी पिछले हमने ड्रा किया था, ये आपका स्त्री केसर है। ठीक है, देख रहे हैं स्त्री केसर के कितने कितने भाग होते हैं, ये इसको बोलते हैं वर्तिका। ये जो डंडी है, जो नली है, अब ये पूरा पुष्प हो गया। ठीक है, देख रहे हैं पुष्प, इस पुष्प का जो मुख्य पार्ट है दो ही है। ठीक है, अब ये जो पंखुड़ी, ये देख रहे हैं आप पंखुड़िया, ये तंतु होता है, इन तंतुओं से जुड़ा हुआ होता, ये तंतु है। ठीक है, पुष्प का ये भाग है, इसको क्या बोलेंगे, तंतु। तंतु से देखो लिखा हुआ है तंतु। ठीक है, तंतु से जुड़ा होता है ये इसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ये होता है ये भाग चौड़ा वाला भाग, इसको बोलते हैं पराग कोश। इसके अंदर होते हैं पराग कण, समझने चीजों को ध्यान से। ये होता है पुंकेसर, ये तंतु से जुड़ा होता है, इसके ऊपरी भाग को बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश के अंदर होते हैं पराग कण। ठीक है, और उस दूसरा पार्ट होता है आपका जो है स्त्री केसर, यानी फीमेल पार्ट, लेडीज पार्ट। फीमेल पार्ट में होता है एक ये होता है वर्तिका, जो पूरी पाइप दिख रही है आपको, ये पूरा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं वर्तिका। ये वर्तिका का जो सबसे आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये बहुत छोटे छोटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके, कि जी वर्तिका किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र किसे कहते हैं। वर्तिका जो है स्त्री केसर का भाग है या पुंकेसर का भाग है, तो अगर चीजों को समझ लेंगे अच्छे से ना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन किसका भाग है, जी ये उसका भाग है, तो घालमेल हो जाएगा। समझ के चले चीजों को कि स्त्री केसर होती है, स्त्री केसर में ये परख नली नुमा होता है, इसमें जो है एक जो है बड़ा वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं जो परख नली वाला भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। इसके आगे का भाग होता है वर्तिकाग्र, और इसी के अंदर बीजांड पाया जाता है। तीन चीजें हो गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो गोल वाला भाग है अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड है। ठीक है, स्त्री केसर कितने भाग हो गए, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड, चार चीजें हो गई। ये स्त्री केसर में आ गई, ये लेडीज का पार्ट हो गया। ठीक है, फीमेल का पार्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको पुंकेसर में क्या याद करना है, पुंकेसर जो आपका मेल वाला भाग हो गया, यह एक तंतु की संरचना है, ऊपर परागकोश है, परागकोश में परागकण है, और बस परागकण है सॉरी, परागकोश तंतु है, परागकोश है, परागकोश में परागकण है। ठीक है, ये बाह्यदल है, पंखुड़ी है, ये सारी चीज चाहे तो इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर का भाग है परागकोश, परागकण एवं तंतु। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं बीजांड। यही जो है 5-6 पार्ट हैं जिनको कि आपने याद करना है। एक एक नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इन पे। ठीक है, समझ लें, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी भाषा में आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। इसके बाद आता है बीज निर्माण की प्रक्रिया। भाई स्त्री केसर पुंकेसर तो पढ़ लिया खूब आपने, आगे देखो कैसे बनते हैं। परागकोश में उत्पन्न जो परागकण होते हैं, जैसा आपने बताया कि हवा, पानी, हवा द्वारा, पानी द्वारा या जंतु द्वारा। अब कोई जानवर आया, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी आया, एक पुष्प की तरफ गया, उसको सूंघ लिया या खाया, कुछ भी किया, सूंघा मान लो, उसके चेहरे के आगे भाग में जो है परागकण लग गए, अगले पुष्प पे गया, वहां जो है उसने झाड़ फूंक करी, तो वहां से क्या हुआ, परागकण जो है वर्तिका के वर्तिकाग्र पे छूट गए, तो वहां से क्या होगा, इसके परागकण से उसके वर्तिकाग्र पे जो परागकण गए, तो वहां से एक बीजांड में जाकर के एक बीज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। बीज निर्माण कैसे होगा, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी, जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र। हाँ, अब यहाँ 2 टर्म है, इन टर्म को अलग अलग हेडिंग्स में दिखाना था, फिलहाल आपको समझा देते हैं। ये क्या होते हैं कि परागकण हवा से निकल करके वर्तिकाग्र पर जाकर के गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परागण। ये क्वेश्चन आएगा कि परागण किसे कहते हैं, यानी कि जो है बीज बनने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पे या उसी पुष्प पे
के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, बीजांड तक पहुंच जाता है और बीज बनाने का कार्यक्रम शुरू करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। ठीक है, परागण दो तरह के होते हैं, बाई हेडिंग्स इनको होना चाहिए। एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। जैसे अब एक पुष्प है, जैसा आपने इधर देखा, हाँ अब एक पुष्प है, ठीक है, यह आपका हो गया वर्तिकाग्र। भाई वही बात है, चित्रकार नहीं हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए चित्र बना सकता हूं। अब यहाँ के परागकण निकले, ये पुष्प है, चारों तरफ इसके जो है पुष्प बने हुए हैं। कोई सा पुष्प आप ले लें, आपका गुड़हल का मान लो पुष्प है, ठीक है, ये डंडी लगी हुई है। अब यहाँ से परागकण निकला और यहाँ से जाते हुए आप ये वर्तिकाग्र में पहुंच गया। यहाँ आपका बीजांड जो है, बीजांड है, अंडाशय है। यहाँ जाकर के अब ये बीज निर्माण की प्रक्रिया को करेगा। तो जब एक है और एक पुष्प यहाँ है मान लो, ठीक है, वही सेम टाइप का, ये ले लिया आपने, ये परागनली ले ली, ये आपका वर्तिकाग्र हो गया, आपका पराग हो गए, और ये और एक पुष्प ये हो गया। अब देखें, अगर एक ही पुष्प का परागकण उठ के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और बीज का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, अगर कहीं गलती से इसका परागकण निकल के इस पुष्प का यहां पे ना जाकर के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं पर परागण। पर यानी दूसरा, ठीक है, यानी बोलते अरे तो अपना घर है वो पराया घर है, पराया वहां से लिया है पर, यानी स्व घर है और पर घर है, स्वपरागण है और पर परागण है। पहला परागण हो गया कि अपने एक ही पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाकर के प्रक्रिया को पूर्ण करे तो स्वपरागण, और दूसरे पर करे तो पर परागण होगा। ठीक है, ये होगा स्वपरागण और पर परागण। ये दो तरह की प्रक्रिया होती है। अक्सर इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, भाई स्वपरागण क्या है और पर परागण क्या है। क्लियर है? ठीक है, कि एक ही पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गया तो स्वपरागण, एक पुष्प का परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर चला गया तो पर परागण हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया परागण की प्रक्रिया, बीज निर्माण की प्रक्रिया। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल देता है। अंडाशय फल में बदल जाता था, फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। समझाते हैं इसको आपको कैसे होते हैं। इसका नोट्स अपने आप लोग बना लीजिएगा अपनी भाषा में, इसको सिर्फ आप समझ लें पहले होता कैसे है। फिगर कोई है इसमें, फिगर देखें आप, चलिए हम आपको इसमें समझा देते हैं। जैसे देखें परागण होता कैसे। अब यहां पर मान लो ये चित्र यहां पर ड्रॉ किया गया है, मैं आपको यहां समझा दूं। जैसे यहां पर आपका पुंकेसर है, ठीक है, थोड़ा इसको स्टाइलिश बना देते हैं। ये लो जी, यहाँ पे आपके पराग कण है, ठीक है, ये परागकण है। इनमें से निकला आपका एक परागकण। परागकण की दो सेल्स, एक बार में दो सेल्स निकलेंगी, ठीक है, दो कोशिकाएं परागकण की निकलेंगी। होगा क्या, ये सीधे आएंगी यहां से किसी हवा या किसी भी माध्यम से वर्तिका, समझ लो चीजों को, लिखना बाद में। वर्तिकाग्र पर पहुंच गई, ठीक है, उसके बाद वर्तिकाग्र से यहां से एक नली उठेगी, उसके बाद वो नली आपको लेकर के यहां सीधे यहां आपका बीजांड है जहां पर फीमेल का जो अंडा है वो यहां पर पड़ा हुआ है। यहां पर एक नली के रास्ते, यानी एक नली होगी, नली के रास्ते आपकी दो सेल्स आएंगी। इसमें एक सेल इस मादा पार्ट से जो है मिलेगा, यहां बनाएगा भ्रूण जाइगोट, यानी ठीक है, यहां से बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, एक नए जीवन का प्रारंभ यहां से होगा। यहां पर यह बच्चा बनेगा, जो दूसरी सेल आएगी वो क्या करेगी, यहां पर इसके चारों तरफ एक पोषक तत्व का निर्माण करेगी कि भाई यहां तो बीज बन रहा है, लेकिन इसको खाने पीने हर चीज की जरूरत होगी, वो कहां से पूरी होगी, तो दूसरी सेल उसकी जरूरत यहां से पूरा करेगा। और ये दोनों मिलकर के इस एक तने इस बीज का निर्माण कर देंगे, भ्रूण जाइगोट बन जाएगा, ये बीज बन जाएगा। उसके बाद जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वह एक फल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आम ले लो या कोई आम की जो गुठली बनती है उसी तरह से बनती है, गुठली बन गई, बाकी भाग बाहर का जो पार्ट हो गया वो क्या बन गया, एक फल बन गया। ठीक है, रसीला फल बन गया, व्यक्ति ने खा लिया, बच गई गुठली। गुठली में बच्चा पैदा करने की क्षमता है अपने जैसा, उस गुठली को क्या किया बंदे ने, जमीन में गाड़ दिया और एक नया आम का पौधा बन के तैयार हो गया।
समझ गए? एकदम क्लियर है, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। कंसंट्रेशन समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपको आसान पड़े करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चीजें ताकि और भी क्लियर आपकी हो सके। ये पूरी बीज बनने की ये प्रक्रिया थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है भाई ठीक है, यहां समझ गए? ये तो हाँ, इसके नोट्स आप बना लेना या स्क्रीनशॉट आप ले लेना। कैसे कैसे बनता है चीज आप समझ चुके हैं, उसी को शब्दों में यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, क्या क्या कैसे 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 होता है। अंडा से फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग भी, अन्य भाग जब फल बन जाता है फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अच्छा उसको यहाँ बनाया गया है पराग ये परागकण आया, यहाँ वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र पे आया, यहाँ एक अब 2 सेल्स हैं, एक नली आई, नली आ करके यहाँ पे मिलके, दूसरा यहाँ मिलके। ठीक है, यहाँ पर अंकुरण हो गया। ठीक है, उसके बाद अब अगला चैप्टर है आपका मानव में प्रजनन। ठीक है, अभी तक हमने आपने पढ़ा पौधों में, फूलों में और निम्न स्तर के जीवों में प्रजनन और जनन, अपने जैसा बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, दैट इज मानव में प्रजनन, की मानव अपना जैसा बच्चा कैसे पैदा कर देता है। ठीक है, आदमी बड़ा हो गया तो माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई अब हाथ पीले कर दो। हाथ पीले हो गए, उसके बाद जी बस बेटा अब तो पोते का मुंह दिखा दो। तो पोते का मुंह कैसे दिखाते हैं, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ओके, तब तक अभी जितनी चीजें पढ़ी उनको रिवीजन करें, तैयारी करें, और अगले वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा मानव में प्रजनन, उसके साथ। ठीक है, तब तक बढ़िया से पढ़ें, रिवीजन अच्छा करेंगे तो ये चैप्टर, अगला चैप्टर और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। प्रक्रिया वही होती है, थोड़ा सा मेथड अलग होता है। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहो, समझते रहो, चीजों को समझ के चलेंगे तो जीवन भर याद रहेंगी। ठीक है, वही बात मैं बार रिपीट कर रहा हूं, समझ के चलेंगे तो जीवन भर याद रहेगा, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएगा, समझेंगे तो किसी को समझा सकेंगे। ठीक है, ओके, फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने बड़ों का आदर करते रहें और प्रसन्न रहें। जय श्री राम।